नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आशीष कुमार एक कदम शिक्षा की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और इस मनोविज्ञान की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। लगातार पिछले 2-3 दिनों से चल रही क्लास में एक नई क्लास आपके सामने लेकर आया हूं, जिसमें पिछली कक्षा के अंदर मैंने बताया था आपको कि कुछ मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाएं बताई थी। वो सारी की सारी इम्पोर्टेंट हैं और उन्हें याद करने की कुछ कीवर्ड्स भी बताए थे। जैसे कि पहली परिभाषा मैंने आपको बताई थी गिलफोर्ड की। उसमें कीवर्ड्स बताया था कि व्यवहार के अंदर व्यवहारगत परिवर्तन, व्यवहार के अंदर व्यवहारगत परिवर्तन। उसके बाद में गेट्स की परिभाषा बताई और गेट्स की परिभाषा के अंदर 2 शब्द बताए थे मैंने, एक तो अनुभव और दूसरा प्रशिक्षण। गेट्स की परिभाषा में एक तो हुआ अनुभव और दूसरा हो गया प्रशिक्षण। ठीक है। तीसरी परिभाषा मैंने बताई थी आपको मर्फी की परिभाषा, जिसमें भी 2 शब्द बताए थे, एक तो अनुभव और दूसरा व्यवहारिक दृष्टिकोण। तीसरी परिभाषा मर्फी अनुभव और व्यवहारिक दृष्टिकोण, इन 2 शब्दों का प्रयोग करता है ज़्यादातर। और इसके बाद में मैंने चौथी परिभाषा बताई थी स्किनर की। स्किनर ने 3 शब्दों का प्रयोग ज़्यादातर किया, तथ्य, सूचना और संप्रत्यय। स्किनर 3 शब्दों का प्रयोग ज़्यादा करता है, एक तो है तथ्य, दूसरा सूचना और तीसरा है अपने संप्रत्यय। तथ्य, सूचना और संप्रत्यय। ठीक ऐसे ही अगली परिभाषा बताई थी मैंने हिलगार्ड की परिभाषा। हिलगार्ड की परिभाषा में कहता है कि विपरीत परिस्थिति में समायोजन करना। अगली परिभाषा हिलगार्ड की थी और उसमें एक की पॉइंट लिया गया था कि विपरीत परिस्थिति में समायोजन। हिलगार्ड कहता है विपरीत परिस्थिति में समायोजन। फिर उसके बाद में हमने कुछ शब्दों के अंदर अंतर देखे थे। अधिगम बुद्धि में अंतर, अधिगम प्रशिक्षण में अंतर, अधिगम परिपक्वता में अंतर और अधिगम चिंतन में अंतर। ये 4 अंतर देखे थे, जिसमें आपने लास्ट चल रहा था अधिगम और परिपक्वता में अंतर। अधिगम व परिपक्वता में अंतर। इसमें अधिगम और परिपक्वता। अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया होती है। अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया होती है। अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया होती है। जबकि जो परिपक्वता है यह एक शारीरिक प्रक्रिया होती है। यह शारीरिक प्रक्रिया होती है। उसके बाद में अधिगम यह एक अर्जित प्रक्रिया होती है। अधिगम अर्जित प्रक्रिया होती है। यह अर्जित होता है।
और जी परिपक्वता है, ये जन्म से ही होती है। परिपक्वता जन्मजात होती है। तीसरी चीज कि भाई अधिगम को अभ्यास के द्वारा सुदृढ़ बनाया जा सकता है, लेकिन परिपक्वता में अभ्यास की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा, अधिगम को अभ्यास के माध्यम से सुदृढ़ बनाया जा सकता है। अभ्यास के माध्यम से सुदृढ़ बनाया जा सकता है, लेकिन परिपक्वता में अभ्यास की कोई आवश्यकता नहीं होती। लेकिन परिपक्वता में अभ्यास की कोई आवश्यकता नहीं होती। अगला अंतर इसमें देखते हैं कि भाई अधिगम से शरीर के अंगों का विकास नहीं होता है। अधिगम से शरीर के अंगों का विकास नहीं होता, जबकि परिपक्वता में अंगों का विकास होता है। अधिगम से शरीर के अंगों का विकास नहीं होता, अंगों का विकास नहीं होता। जबकि परिपक्वता में शरीर के अंगों का विकास होता है। शरीर के अंगों का विकास होता है। ठीक है। उसके बाद में एक नोट होता है कि भाई अधिगम की क्रिया परिपक्वता पर निर्भर करती है, जबकि परिपक्वता अधिगम पर निर्भर नहीं करती। ये इंपॉर्टेंट नोट होता है। अधिगम की जो प्रक्रिया है कि प्रक्रिया परिपक्वता पर निर्भर करती है। परिपक्वता पर निर्भर करती है, लेकिन परिपक्वता अधिगम पर निर्भर नहीं करती। यह चीज़ अपने को याद रखनी है। इसमें जैसे कोई 2 या 3 साल का बालक है, उसको आप पढ़ाओगे तो वो पढ़ लेगा, लेकिन उसे याद नहीं होगा, चाहे आप कितना ही अभ्यास करा लो, क्योंकि उसके हाथ मजबूत नहीं हुए, बुद्धि मजबूत नहीं हुआ, कोई किसी चीज़ को पकड़ ही नहीं सकता, तो फिर कहाँ से अभ्यास करेगा। लेकिन कोई अनपढ़ आदमी है, उसका विकास भी होगा, क्योंकि परिपक्वता अभ्यास पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है। उसके बाद में आते हैं अपने अधिगम के प्रकार। अधिगम के प्रकार में सामान्यतः देखा जाए तो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो संज्ञानात्मक अधिगम, दूसरा होता है भावात्मक अधिगम, और तीसरा होता है क्रियात्मक अधिगम। संज्ञानात्मक अधिगम, भावात्मक अधिगम और तीसरा है क्रियात्मक अधिगम। ये अधिगम के प्रकार हैं। अधिगम के प्रकार सामान्यतः तो 3 प्रकार के होते हैं। सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 संज्ञानात्मक अधिगम, नंबर 2 भावात्मक अधिगम,
और तीसरा होता है क्रियात्मक अधिगम या गामक अधिगम। क्रियात्मक अधिगम और गामक अधिगम। अब सबसे पहले लेते हैं संज्ञानात्मक अधिगम। संज्ञानात्मक अधिगम में संज्ञानात्मक अधिगम में संज्ञान का अर्थ होता है स्वयं के ज्ञान का निर्माण करना, जो व्यक्ति अनुकूलन स्थापित करने में सहायता करे। क्या समझे कि अधिगम संज्ञानात्मक अधिगम का अर्थ स्वयं के ज्ञान में विकास करना, जो व्यक्ति के समायोजन या फिर अनुकूलन स्थापन करने में सहायता प्रदान करे, तो वो संज्ञानात्मक अधिगम कहलाएगा। संज्ञान का अर्थ स्वयं के ज्ञान का निर्माण करना, जो व्यक्ति को अनुकूलन स्थापित करने में सहायता प्रदान करे। जो अनुकूलन स्थापन में सहायता प्रदान करे, ये संज्ञानात्मक अधिगम होता है। और जो संज्ञानात्मक अधिगम है ये मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है, ये 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 होता है प्रत्यक्षात्मक संज्ञानात्मक अधिगम। संज्ञानात्मक अधिगम। दूसरा होता है अमूर्त संज्ञानात्मक अधिगम। अमूर्त संज्ञानात्मक अधिगम। और तीसरा होता है साचार्य अधिगम। साहचर्य अधिगम। इसमें सबसे पहले देखते हैं प्रत्यक्षात्मक अधिगम। और प्रत्यक्षात्मक अधिगम के अंदर देखते हैं कि इसमें किसी व्यक्ति को किसी विषय वस्तु को मूर्त रूप से दिखा दिया जाता है और उसके बाद में उसे देख करके प्रत्ययों का निर्माण करता है। यानी कि पहले किसी बालक को कोई चीज़ दिखा दी जाएगी और उसके बाद में उससे पूछा जाएगा कि भाई आपने उस जगह पर क्या चीज़ देखी, क्या क्या नहीं देखी। जैसे कि किसी बालक को आप चिड़ियाघर में लेकर जाओगे और चिड़ियाघर में यदि बालक हाथी को देख करके घर वापस आता है और जब हाथी की व्याख्या करता है कि एक लंबी सूंड, पूंछ, एक विशालकाय शरीर, लंबे कान, तो ये प्रत्यक्षात्मक संज्ञानात्मक अधिगम के अंदर आएगा। ठीक है, तो पहला है प्रत्यक्षात्मक संज्ञानात्मक अधिगम। प्रत्यक्षात्मक संज्ञानात्मक अधिगम। प्रत्यक्ष का मतलब होता है सामने आंखों देखा, सामने या आंखों देखा। यानी कि जब किसी विषय वस्तु को मूर्त रूप से
देखने पर, देखने के बाद, प्रत्ययों का निर्माण करना, प्रत्ययों का निर्माण करना। जैसे कोई एक बालक है, मेरा कोई बालक, कल्पना से मान लो कोई यीशु नाम का बालक है, कोई बालक जिसे चिड़ियाघर लेकर जाते हैं, जैसे कोई बालक है उसे चिड़ियाघर लेके जाएंगे और वहाँ पर हाथी को दिखाया जाता है। हाथी के बाद में दिखाने के बाद घर आकर यदि बालक से पूछते हैं तो वह बालक प्रत्यक्ष जैसे उसने देखा उसके जैसे का जैसा वर्णन कर देता है। यानी कि हाथी को देख करके, हाथी को देखकर हाथी का वर्णन करना। ठीक है। दूसरा आता है अपने अमूर्त, दूसरा आता है अमूर्त संज्ञानात्मक अधिगम। अमूर्त संज्ञानात्मक अधिगम। इसमें क्या होता है कि इसमें किसी विषय वस्तु के बारे में पहले बता दिया जाता है और उसकी तुलना के माध्यम से प्रत्ययों का निर्माण किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि भाई किसी बालक को पहले कोई चीज़ बता दी जाएगी और उसके बाद में तुलना करके उस वस्तु का प्रत्ययों का निर्माण किया जाएगा। जैसे कि बालक को हाथी दिखाने के बाद में व्हेल मछली के बारे में वर्णन करवाना, ये अमूर्त के अंदर है, क्योंकि बालक ने हाथी तो देखा है लेकिन जिसका वो वर्णन कर रहा है व्हेल मछली का, वो व्हेल मछली उसने नहीं देखी, यानी कि नहीं देखना अमूर्त रूप में आ जाएगा। तो वो व्हेल मछली का वर्णन कर रहा है तो वह अमूर्त हो जाएगा। इसमें अपन लिखेंगे कि भाई इसमें किसी विषय वस्तु के बारे में कल्पना या तुलना के माध्यम से, इसमें किसी विषय वस्तु का वर्णन तुलना या कल्पना के माध्यम से किया जाता है। जैसे हाथी को देखकर व्हेल मछली का वर्णन करना या प्रत्ययों का निर्माण करना। जैसे हाथी को देखकर बच्चे के द्वारा व्हेल मछली का वर्णन करना या प्रत्ययों का निर्माण करना, प्रत्ययों का निर्माण करना। ठीक है। उसके बाद में तीसरा आता है अपने साहचर्य अधिगम। पहला हो गया प्रत्यक्षात्मक अधिगम, दूसरा हो गया अमूर्त अधिगम और तीसरा आता है साहचर्य अधिगम। साहचर्य अधिगम। इस प्रकार के अधिगम में की प्रक्रिया में एक प्रक्रिया को करते करते दूसरी प्रक्रिया को भी सीख लेना, यानी कि एक कोई काम किया जा रहा है उसके साथ साथ दूसरे काम को भी सीख लेना साहचर्य अधिगम कहलाता है।
जैसे कि थॉर्नडाइक के नियम में बिल्ली के द्वारा उछल कूद करने के साथ साथ लीवर दबाना भी सीख लिया, या फिर कहें कि लीवर दबाने के साथ साथ उछल कूद करना भी सीख लिया। यदि किसी वस्तु को जब बिल्ली बाहर निकालते हैं और वस्तु को किसी टेबल या अलमारी में रख दें तो बिल्ली उसे उछल करके ग्रहण कर सकती है। यानी कि लीवर दबाने के साथ साथ बिल्ली ने उछलना भी कूदा, जिसके माध्यम से वो वस्तु को प्राप्त कर सकती है। यानी कि साथ साथ सीखना। इसमें लिखेंगे कि यह एक अधिगम प्रक्रिया, इस प्रक्रिया में या इस अधिगम में एक प्रक्रिया के साथ साथ दूसरी प्रक्रिया को भी सीख लिया जाता है, सीख लिया जाता है। जैसे बिल्ली के द्वारा लीवर दबाने के साथ साथ उछलना भी सीख लिया। ठीक है। उसके बाद में दूसरा अधिगम का प्रकार, ये तो थे संज्ञानात्मक अधिगम प्रकार के भाग। पहला अपने आ जाएगा प्रत्यक्षात्मक, दूसरा आ जाएगा अमूर्त और तीसरा आ जाएगा साचर। उसके बाद में दूसरा भाग आता है भावात्मक अधिगम। दूसरा भाग आता है भावात्मक इस प्रकार के अधिगम में क्या होता है कि कोई व्यक्ति किसी चिन्ह, भाव या फिर साइन बोर्ड को देख करके अधिगम संकेत के माध्यम से अधिगम करता है। यदि मतलब इस अधिगम में कोई भी व्यक्ति है वो चिन्ह संकेतों के माध्यम से अधिगम करता है। जैसे रेलवे लाइन पर फाटक क्रॉस लगा हुआ रहता है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर रेलवे पटरी है, यह भावात्मक अधिगम। एक खोपड़ी है, ये डेंजर का मतलब लिखने की भी ज़रूरत नहीं, यहाँ पर खतरा है। यानी कि इन संकेतों से भी वो सीख लेता है। ठीक है। तो इसमें बालक संकेत, चिन्ह, रेखा चित्रों आदि के माध्यम से अधिगम करता है, जैसे खतरा, यानी कि साइन बोर्ड हो जाएगा इससे। ठीक है। तीसरा जो भाग आता है वो होता है क्रियात्मक अधिगम। क्रियात्मक अधिगम। इसमें बालक गामक क्रियाओं के माध्यम से सीखता है। से सीखता है, जैसे चलना, हाथ पैरों के माध्यम से चल करके सीखना है, या फिर तैरना सीखना। ये सारी जो जिसमें हाथ पैर शरीर का कोई भी अंग काम करता है तो वो गामक क्रियाओं के अंदर आता है। इसमें व्यक्ति
गामक क्रियाओं के माध्यम से, गामक क्रियाओं के माध्यम से अधिगम करता है, गामक क्रियाओं के माध्यम से अधिगम करता है। ठीक है, ये अपने अधिगम के प्रकार हो गए। अब अपन एक उदाहरण लेते हैं जिसमें ये तीनों के तीनों जो भी प्रकार बताएं उन सब का सम्मिलित उदाहरण हो जाता है एक। ठीक है, एक उदाहरण लेते हैं कि एक बालक है, कोई भी एक बालक है, मेरे कल्पना का नाम है ईशु। एक बालक है, वो एक कुत्ते को देखता है, वो जो एक कुत्ते को देखता है, एक कुत्ते को देखता है और उस कुत्ते के मुंह पर खून लगा हुआ होता है, खून लगा हुआ होता है, जिससे बालक डर करके भाग जाता है। समझे कि एक बालक है कोई, वो एक कुत्ते को देखता है और कुत्ते को क्यों, कुत्ते के मुंह पर खून लगा हुआ होता है और उसे देख करके वो बालक भाग जाता है, डर करके भाग जाता है। तो यहाँ पे देखता है जिसके मुंह पर खून लगा हुआ होता है, खून लगा हुआ होता है, बालक के मन में डर आता है, बालक के मन में डर उत्पन्न होता है और उस डर के कारण बालक उस जगह से पलायन कर जाता है। ठीक है, अब इस उदाहरण में अपने को तीनों अधिगम के तीनों प्रकार हैं, वो सारे के सारे मिल जाएंगे। कि जैसे कि एक बालक है जो एक कुत्ते को देखता है, कुत्ते को देखना क्या हो जाएगा, प्रत्यक्षीकरण, कुत्ते को देखना वो हो जाएगा प्रत्यक्षीकरण। और मुंह पर खून लगना, मुंह पर खून लगा हुआ है यानी कि प्रत्यक्षीकरण के। अब दूसरी बात आती है डर, ये तो हो जाएगा प्रत्यक्षीकरण का। दूसरी चीज आती है डर यानी कि भावात्मक अधिगम हो जाएगा। भाई वो डरा क्यों, क्योंकि उसके कुत्ते के मुंह पर खून लगा हुआ था, इस कारण वो डर गया और वह बालक उस जगह से भाग जाता है यानी कि उस जगह से पलायन कर जाता है। और जो एक ये पलायन है, ये पलायन अपने क्रियात्मक अधिगम के अंतर्गत आएगा। समझ में आ गया? तो ये चीज़ है। उसके बाद में अधिगम के प्रकार ये तो थे सामान्यतः, लेकिन कुछ मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने अपने अपने अधिगम के प्रकार भी बताए थे। एक तो है डेविड आशुबेल के अनुसार अधिगम के प्रकार। डेविड आशुबेल के अनुसार डेविड आशुबेल के अनुसार अधिगम के प्रकार। ये महोदय अधिगम को 4 भागों में बांटते हैं कि भाई 4 प्रकार से अधिगम किया जाता है। इन्होंने अधिगम के 4 प्रकार बताए। एक तो है अपने कौन सा, कि भाई रट करके सीखना। अच्छा,
इनको कल ही देखेंगे। फिर अगर पिछली जो क्लास लिए इससे कोई भी संबंधित कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना और उस समस्या का समाधान किया जाएगा। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी चीज़ हो, वो इसमें आप कमेंट में लिख सकते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद।